स्मूथ कर लीजिए, ठीक है। आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, हो सकता है सही बता रहा हूँ। सुनने क्या मैंने क्या बताया था, ऑल गैसेज आर, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, जितनी भी नॉन पोलर सब्सटेंस होंगी, जो भी नॉन पोलर सब्सटेंस होगा जिसमें चार्जेस नहीं होंगे, वो लिपिड सॉल्युबल होंगी, और लिपिड सॉल्युबल के थ्रू इजीली वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगी बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिवीजन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये दोनों कंडीशन मेंटेन होना ही चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, और उसको क्या होना चाहिए, फैट सॉल्युबल होना चाहिए। तो वो इजीली सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस करेगी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही नॉन पोलर होती है, दोनों इजीली क्रॉस करता है ना। यहाँ पे हम डिस्कस इसलिए करेंगे कि रू के बारे में डिस्कस हो रहे हैं, तो उसको मॉडर्न से अटैच करके लेके चलना है। अब ये एक सवाल आ गया कि भाई सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेल में होता है बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एटीपी बन रहा है, उसी एटीपी से सारा काम हो रहा है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जनरल नॉलेज के हिसाब से क्या रखेंगे, जनरल नॉलेज के हिसाब से एक बात याद रखिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, चाहे वो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे गाड़ी चल रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, दिस ऑल आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी। सब कुछ सोलर एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। हमारे जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर एनर्जी का कन्वर्जन ही है सब कुछ, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो लाइट हो, है ना, चाहे वो हमारा क्या हो, चाहे हमारे अंदर जो एनर्जी फॉर्म हो रही है एटीपी के फॉर्म से, अगर आप सोचिए और समझिए, तो ये एटीपी का कन्वर्जन जो है बेसिकली ये सोलर एनर्जी का कन्वर्जन है जो हमारे और आपके बॉडी में हो रहा है। बेसिकली किसका कन्वर्जन है, ये सोलर एनर्जी का कन्वर्जन है। हाउ, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन किस तरह से है कि जब सोलर एनर्जी प्लांट पे पड़ती है, प्लांट पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो प्लांट जो है उस एनर्जी को कंजर्व करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, फोटोन के फॉर्म में आता है, ग्लूकोज बनाता है। वही चीज जब हम खाते हैं तो वही ग्लूकोज जिस चीज से बना है, किस चीज से बना है भाई, वाटर से बना है और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो जमीन में वाटर है, उसको प्लांट ने लिया, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और जो एनर्जी कहाँ से आई, सन से आई, उसको वो कंज्यूम किया, उसको वो अपने पास कंजर्व किया और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया, बाकी अपना ग्रोथ किया। ये ग्लूकोज जिस चीज से बना है उसी चीज में टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, वाटर में टूट जाएगा, और वही एनर्जी में टूट जाएगा सोलर एनर्जी से आया। जो एनर्जी हमें फिजिक्स का एक ला है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना, हमने 11-12 में पढ़ा था, सबने पढ़ा होगा, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन टाइप टू अनदर टाइप। एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर, तो सिर्फ कन्वर्जन होगा। तो हमारे अंदर जो एटीपी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, बेसिकली ये सोलर एनर्जी का कन्वर्जन है। अगर आप समझना चाहें या समझे बात, बेसिकली क्या है, सोलर एनर्जी का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, सोलर एनर्जी को कंजर्व किया प्लांट ने, प्लांट को हमने खाया, या इवन जानवर खा लिया, डजंट मैटर, गोट्स आगे खा ले, सब बात वही है, उसको खाया। उसके बाद वो जो एनर्जी थी, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हुआ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मिल करके, तो क्या वही एनर्जी बनी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वही कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। अब बताइए इन 24 आवर्स हाउ मच वाटर फॉर्म इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में 24 घंटे में कितना वाटर का, आपको पता है, हमारे बॉडी में वाटर प्लांट्स है, हमारे बॉडी में वाटर बनता रहता है, कितना बनता है, 200 ml, 200 ml, बता दीजिए, 200 ml वाटर डेली प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी। 200 ml है ना, एक छोटी सी बोतल जो होती है, वो छोटी सी बोतल में जिसमें मिलती है 5 रुपए में, 10 रुपए में, उतना हम बना लेते हैं डेली। हमारे अंदर वाटर का प्रोडक्शन हो जाता है, हर सेल को मिला करके, हर सारे सेल में बन रहा है। इतना एक छोटी सी बोतल पानी डेली हमारे बॉडी में बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वाटर जो बाहर निकलता है, हमें मालूम है वाटर एक्सेस होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, बाहर निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है सेल में और इसको जाना है एयर में, और टेंडेंसी क्या होती है गैसेस की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करेगा, वो बाय द सिंपल डिफ्यूजन ही मूव करेगा। बाय द सिंपल डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि क्यों करेगा, बाय सिंपल, क्योंकि फैट सॉल्युबल होता है, क्योंकि वो नॉन पोलर होता है। अब सेल के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, हर गैस के अलग अलग प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 46 mmHg,
जब वो ईसीएम में पहुंचेगा, ब्लड में आएगा तो 45 mmHg, उसके बाद फिर लंग्स में जाएगा तो 40 mmHg, लंग्स से फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो 0.03 mmHg, जितना उसका परसेंटेज है। तो क्या हुआ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर गया। इसी तरह से इनहेल जब हम करेंगे, कोई बता सकता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? याद होना चाहिए, कौन बता सकता है? फैसल 59 कहाँ है फैसल? फैसल कितना होता है? सर 59 mmHg 59 गलत हो गया, 22 भी गलत हो गया, इसीलिए मैं बार बार चीजों को पढ़ाता हूँ। नहीं सर 82 सर 82 भी गलत हो गया, बताते रहो। हाँ 7.5 कितना? 7.5 अच्छा अब चुप हो जाओ। 159 mmHg होता है। अच्छा 160 159 160 159 mmHg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, याद रखिएगा। हाइट तो कहाँ, ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ फ्लो होना है? ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से सेल तक जाना है। तो सवाल आएगा हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर, लंग्स, ब्लड, सेल। तो क्या आंसर होगा? एटमॉस्फेयर। लोएस्ट ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर फाउंड इन, क्या आंसर होगा? सेल में, लंग्स में नहीं, सेल में, सेल में जहां उसको जाना है, सेल में होगा, एकदम याद रखिएगा। मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन सेल। व्हाई? whenever it reach the cell it used by the in the oxidation, ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है। यही वजह है कि हम हर वक्त सांस लेते रहते हैं। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कंजर्व करने का कोई मैकेनिज्म होता कि भाई ऑक्सीजन को लीवर में जाके कंजर्व कर लो, इसको हम यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो बार बार हर वक्त सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सांस लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि बार बार ऑक्सीजन अंदर जाएगा तभी काम चल पाएगा, नहीं तो क्या होगा, रुक जाएगा सारा मामला, डेथ हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस यूज होते रहता है, तो यानी कि ऑक्सीजन का सबसे कम पार्शियल प्रेशर पाया जाएगा हमारे सेल में। ठीक है, एक बात होगी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सी लेवल, यहाँ पे सवाल बदल जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे कितना है? ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रहनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, वेरी गुड, इरफान बताएगा 760 mmHg। ये सबको मिला के नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है 500 के आसपास, उसके बाद ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड की कहीं गिनती ही नहीं है। जब परसेंटेज की बात करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए परसेंटेज कितना है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में? 78%। 78। ऑक्सीजन का कितना है? 21% है ना, 21% ऑक्सीजन। तो परसेंट का होना और पार्शियल प्रेशर दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। जितना परसेंटेज होगा पार्शियल प्रेशर उसी के हिसाब से होगा। अगर परसेंटेज आ गया तो भाई 21% ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर कितना है? 159 है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? यस सर। हाँ, अब ये अलग अलग बात की। अब इसमें और भी है, क्योंकि हम लोग रू से लेकर के चल रहे हैं। अब इसमें दूसरी चीजें आ रही हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। घटेगा। ऑब्वियसली 100% घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कम होता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है मतलब क्या है? गैसेस का जो डेंसिटी है वो कम हो रही है। गैसेस की डेंसिटी कम हो रही है मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जब कम होने लगेगी, पार्शियल प्रेशर घटने लगेगा, तो हमें सांस तेजी से लेना पड़ेगा। तो जब आप कभी भी कहीं पे पहाड़ पे घूमने चले जाइए, किसी भी माउंटेनिंग एरिया पे, हम क्या हैबिचुअल नहीं है तो वहाँ हमारी सांस तेज तेज चलेगी। बहुत से लोग फिट भी आ जाता है क्योंकि वहाँ पे अब उसको इनहेलेशन जो प्लेन पे हो रहा था वहाँ नहीं होगा। अब इस मैकेनिज्म की वजह से एक जो है हमारे अंदर एक सिस्टम डेवलप होगा, एक मैकेनिज्म जो है इनिशिएट होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन के कंपनसेशन के लिए हम अगर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दें तो जितने ज्यादा आरबीसी होंगे उतने ज्यादा हेमोग्लोबिन होगा, उतना ऑक्सीजन उसके साथ अटैच हो पाएगा, उतनी इजी जो है सेल को मिल पाएगा। तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो है एक मैकेनिज्म शुरू होता है आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का। और वो आरबीसी का प्रोडक्शन किसकी वजह से बढ़ता है? एक हार्मोन निकलता है किडनी से जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। नाम सुना होगा? नहीं सुना है? आ सकता है सवाल।
किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये हमेशा उस वक्त ज्यादा तेजी से निकलने लगता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिरता है तो एरिथ्रोपोइटिन निकलता है और आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसीलिए किसी भी हायर इस लेवल पे रहने वाले लोगों का आरबीसी काउंट प्लेन पे रहने वाले लोगों के आरबीसी काउंट से ज्यादा होगा। इसको कहते हैं एडप्टेशन, नेचुरल एडप्टेशन। हम लोग भी जाके अगर वहां पे 1-2 महीना रह जाएंगे तो हमारा भी आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, है ना, हमारा भी आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा अगर 2-3 महीना रह जाए। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किडनी से प्रोटीन सेक्रेट होगा, वो सीधे बोन मैरो में जाएगा और एरिथ्रोपोइटिन के प्रोसेस को बढ़ा देगा। वो आरबीसी जो है वो ज्यादा बनने लगेगी और वो हमारा नेचुरल एडप्टेशन कहलाएगी। ठीक है, क्लियर बात? ये तो बात हो गई आरबीसी की। अब जब हम प्रेशर का ही जिक्र कर रहे हैं तो एक बात और याद होनी चाहिए, 760 mmHg एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। किसी भी इनहेलेशन के लिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कंसेप्ट बनता है। तो लंग्स जब रिलैक्स कंडीशन में है या हम कहें कि इनहेलेशन में है, सांस जब आप छोड़ते हैं तो प्रेशर लंग्स का ज्यादा होता है या एटमॉस्फेयर का? जब सांस बाहर निकल रही है, जब गैसेस, सोच के बताइएगा, जब गैसेस बाहर निकल रही हैं तो लंग्स का प्रेशर होगा, ओवरऑल लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा सर। हाँ, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। कम होगा तो काम ही नहीं चलेगा। कम ज्यादा इसलिए होगा कि अगर गैस को फ्लो कराना है, कहीं से भी फ्लो कराना है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही फ्लो होगा, चाहे वो अंदर से बाहर जा रहा हो या बाहर से अंदर आ रहा हो। अगर हम इनहेल करेंगे तब लंग्स का प्रेशर जो है कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होता। ओवरऑल प्रेशर जैसे एटमॉस्फेयर का 760 है ना, तो 758 पे आकर रुक जाता है, 756, जब तक हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन ना करें। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, 1 या 2 mmHg प्रेशर लंग्स का डिक्रीज होता है तो 760 से सारा का सारा एयर जो है जब हम सांस लेते हैं तो अंदर चला जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, तभी तो बाहर जाएगी गैसेस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, यानी कि 761 हो जाएगा। लंग्स का ओवर प्रेशर हो जाएगा 761 और 760 बाहर का है, तो गैस फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये कंसेप्ट तो बना रहेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब हम सांस नहीं ले रहे हैं, सपोज दैट हमने सांस रोका हुआ है, जिसको कहते हैं एपनिया। एपनिया होता है ना, एपनिया मतलब सांस का रोक लेना, जैसे हम कबड्डी खेल रहे हैं तो सांस रोक के खेलते हैं। तो एपनिया में क्या होगा, दैट प्रेशर आर इक्वलाइज टू ईच अदर, वहां पे 760 होगा। अब यहाँ पे फिर सवाल आ गया कि जब प्रेशर लंग्स का गिरता है ना, जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि वॉल्यूम से ऑलरेडी रिलेटेड है, घटेगा। हाँ, ये देखिए आप लोग का थोड़ा सा फिजिक्स कमजोर है ना। हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। प्रेशर होता है, जब कभी याद होगा तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर कहलाता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम कहलाता है एक, खैर वो छोड़िए, सिंपल याद रखिए कि कहीं पे भी अगर प्रेशर खास करके लंग्स के मामले में अगर प्रेशर घट रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम मतलब जगह, भाई किसी एक छोटे से बोतल में आप गैस भर दें और उसी को बड़े से बोतल में भर दें, कहाँ पे प्रेशर कम होगा? छोटे वाले में, बड़े में कम होगा, छोटे वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि कम एरिया में ज्यादा चीज रख दिया आपने। कम एरिया में ज्यादा तो प्रेशर क्रिएट करेगा, फट जाएगा वो, है ना। जैसे हम बैलून फुलाते हैं, थोड़ी देर के बाद प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते फूट जाता है, क्योंकि अंदर में प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ता बढ़ता वो फूट जाता है। सेम इसी तरीके से सम टाइम अल्वेलाई भी फूटते हैं, है ना, अल्वेलाई भी बैलून की तरफ फूट जाते हैं अगर वो सरफेक्टेंट ना हो तो। सरफेक्टेंट नहीं हो तो वो लंग्स भी अल्वेलाई भी बैलून की तरह ही फूटते हैं। खैर, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन बॉडी सिस्टम कहीं पर वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम घटेगा, तो बिल्कुल उल्टा होगा। अब यहाँ पे जब हम सांस ले रहे हैं, व्हेनेवर इनहेलेशन, जब हम सांस खींच रहे हैं तो सांस तभी अंदर जाएगी जब प्रेशर कम होगा, प्रेशर तभी कम होगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब ये वॉल्यूम बढ़ने का जो कंसेप्ट है, हाउ वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन इनहेल, कैसे होता है? और वैसे जब सांस लेने का प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम,
हम इजिली जनरली होता क्या है, जब कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो सिकुड़ता है, यहाँ भी सिकुड़ेगा। लेकिन क्या है कि डायफ्राम का शेप जो है वो है डोम शेप्ड है ना, धनुष के टाइप का है, धनुष के टाइप का है। तो जब अब आप ये इमेजिन कीजिए कि धनुष की तरह का है, और जब हम दोनों धनुष के दोनों सिरे को खींचेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, है ना, फैल जाएगा। फैल जाएगा तो क्या होगा, फैल जाएगा तो वॉल्यूम जो है वहां पे बढ़ जाएगा और प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से। हमेशा याद रखिएगा, सवाल अगर आ गया इनहेलेशन अकर बाय प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो ये नहीं सोचना है कि रिलैक्सेशन होगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। और डायफ्राम का रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो सर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, सर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा पहले है। कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, जरा सा नाम बताइए। एक्चुअली क्या है, फोटो नहीं दिखती ना, तो कौन बात कर रहा है तो मैं एड्रेस नहीं कर पाता हूँ। कहाँ, किसकी तरफ से सवाल आ रहा है? सर सूफिया। हाँ बताइए। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा हाँ तो सर वो तो सिकुड़ेगा ना। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है, सिकुड़ेगा। अब असली सिकुड़ता है, लेकिन सिकुड़ता किस तरह से है उसको आपको फिगर देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन और डायफ्राम का रिस्पायरेटरी सिस्टम का जब मैं फोटो भेजूंगा, डायफ्राम का स्ट्रक्चर कैसा है पता है आपको? डायफ्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है, अपने रिब्स देख रहे हैं ना, रिब्स जिस तरह से डोम शेप है, डोम शेप है। और जब डोम शेप है, जब कंट्रैक्ट करता है वो तो नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं, ऊपर की तरफ तो जगह है नहीं। हाँ, नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ आता है तो लंग्स का एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, एरिया भी बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो गया। सिंपली डायफ्राम डोम शेप है, आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो लंग्स का एरिया बढ़ जाएगा ना। यस सर, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रेशर वाला। हाँ, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन एक बात हमेशा याद रखिए, कॉन्ट्रैक्शन कभी भी सिकुड़ने को नहीं करते, है ना। मेडिकल टर्म में कभी भी कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने के मतलब नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्या, इसका मतलब थोड़ी कि मसल सिकुड़ रहा है। कौन कर दिया? मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब मसल खींच रही है ना, एक्सपेंशन हो रहा है, मसल खींचता है, मसल सिकुड़ता नहीं है। जब मसल रिलैक्स होता है तो मसल सिकुड़ते हैं, आपको पता? जब रिलैक्सेशन होता है तो मसल सिकुड़ते हैं, और जब वो कंट्रैक्शन होता है तो उसको कहते हैं खींचना, खींचते हैं उसको। जो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, है ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब वो खींचेगा। तो कभी भी आप कॉन्ट्रैक्शन का मतलब को कॉन्ट्रैक्शन का जब भी हमेशा जब ट्रांसलेशन हो, ट्रांसलेशन जैसे ही गलत हुआ तो सारा कंसेप्ट गड़बड़ाया। कहीं नहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना होता है ना। कंस्ट्रिक्शन का मतलब सिकुड़ना हो सकता है, कंस्ट्रिक्शन अलग वर्ड है और कॉन्ट्रैक्शन अलग वर्ड है। कभी कंस्ट्रिक्शन और मसल नहीं होता। सिकुड़ना का लफ्जी माने क्या है, कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन की कोई बात ही नहीं होती, बात होती है कॉन्ट्रैक्शन की। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, सिकुड़ना कब कहेंगे, जब कहीं कंस्ट्रिक्शन हो रहा होगा। कंस्ट्रिक्शन तो है नहीं, वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना, और रिलैक्स का मतलब होता है रिलैक्स होना। हाँ सर, जब कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा तो वो सिकुड़ना नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल क्लियर। लेकिन सर इसके अपोजिट में अगर रिलैक्सेशन बोलेंगे तो जब क्या होगा? हाँ, जब रिलैक्स हो रही है कोई भी चीज, मसल्स रिलैक्स हो रही है ना, जब रिलैक्स हो रही है ना, अगर रिलैक्सेशन हो रहा है तब हम उसको कह सकते हैं कि हाँ मसल जो अपनी जगह पे जा रहा है, सिकुड़ रहा है। वो भी जो अपने नॉर्मल क्या होता है उसको भी सिकुड़ना हम इसलिए नहीं, रिलैक्सेशन एक अलग वर्ड है। रिलैक्स का मतलब वो अपने नॉर्मल इसमें आ गया। और सिकुड़ना का क्या मतलब होता है? सिकुड़ना मतलब है कि नॉर्मल से चीज जो है सिकुड़ गई। जैसे कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल नहीं होता। पीपल में कंस्ट्रिक्शन होता है, छोटा हो जाता है वो। ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंसेप्ट गड़बड़ाते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ पीपल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, है ना, उसमें वहां पे कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड है, वो भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। जब मसल कंट्रैक्ट होती है तो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब आप पढ़ेंगे आई का रूप बने, जब कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, मसल कंट्रैक्ट होता है, पीपल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। रिलैक्स होता है तो वो क्या होती है, फैल जाती है, डायलेट हो जाती है।
वहां भी फिर जो है कंसेप्ट उल्टा है। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्शन को सिकुड़ने का मतलब में नहीं बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और रिलैक्सेशन का मतलब एग्जैक्टली सिकुड़ना नहीं होगा। रिलैक्सेशन का मतलब होगा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाना, नॉर्मल लेंथ में, नॉर्मल साइज में। ठीक है? तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, प्रेशर के बारे में बात चल रही थी। तो प्रेशर जब कम होगा तो ऑब्वियसली इनहेलेशन हो जाएगा, गैसेज अंदर आ जाएंगी, और जब वो ज्यादा बढ़ेगा तो एक्सहेल हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसका वो चलता है। अब एक चीज होती है, इसमें कुछ वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हैं। कौन बताएगा डेड स्पेस वॉल्यूम किसको कहते हैं? क्या सर? डेड स्पेस वॉल्यूम, क्योंकि ये लंग्स और रूम से ही मिली हुई चीजें हैं। एक वर्ड आता है डेड स्पेस वॉल्यूम, कौन बता सकता है व्हाट इज डेड स्पेस वॉल्यूम? किसी को याद है? आ सकता है सवाल। सर जो इनहेल हो लेकिन गैस एक्सचेंज में पार्ट न ले। वेरी गुड। इनहेलेशन तो हो लेकिन गैस एक्सचेंज में पार्ट ना ले, उसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। ये कितना होता है? 150 ml। 150 ml, यानी कि, और हम नॉर्मली लेता कितने हैं, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इनहेलेशन इन एक सेकेंड, इनहेलेशन जब हम कहते हैं तो इनहेलेशन कितना होता है? एक नॉर्मल ब्रीदिंग में, जैसे अभी हम आप और आप बैठे हुए हैं, तो कितना इनहेलेशन हो रहा होगा एयर का और कितना एक्सहेल हो रहा होगा, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं? 500 ml। वेरी गुड, 500 ml। ये सब बातें छोटी छोटी याद रखनी है। वेरी गुड, 500 ml होता है। इस 500 ml में 350 ml एयर का एक्सचेंज होता है लंग्स के साथ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। बाकी जो 150 ml है नाक से लेकर के ट्रैकिया तक, वो गैस एक्सचेंज में क्या नहीं होता है, गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो सिर्फ 150 ml जो है वो फालतू रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, जहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? गैस एक्सचेंज अलवुलाई में होता है ना? गैस एक्सचेंज अलवुलाई में होता है, ब्रोंक्यूल्स वगैरह में जो है ये नहीं होती। इसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। 500 में से 350 ही। सवाल अगर आ सकता है कि हाउ मच एयर इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज, तो वहां आपको 350 भी ऑप्शन मिलेगा, 500 भी मिलेगा, 150 भी मिलेगा, 200 भी मिलेगा। तो क्या आंसर लगेगा? 350। हाँ, सवाल आएगा हाउ मच एयर नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज? 150, 250, 350, 150, 150। अब आप समझिए कि डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है और टाइडल वॉल्यूम क्या है, और कौन कितना पार्ट जो है एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना? कितना एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्योंकि रूल की बात चल रही है तो हमें रूल को डिस्कस करते चलना है। इतनी सारी बात हो गई। अब एक सवाल और था, सवाल जैसे कि हमारे गैस एक्सचेंज हो रहा है ना, अब फिर वही बात, हमें मालूम है कि वेनस ब्लड में है ना, वेन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू आर्टेरियल ब्लड कम होगा या ज्यादा होगा? बहुत आसान सवाल है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड मोर देन ऑक्सीनेटेड ब्लड और लेस देन ऑक्सीनेटेड ब्लड? कम ही होगा, अवश्य कम होगा, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजनेशन, इसीलिए बताने का मकसद क्या है कि जब एयर में 159 होता है, लंग्स में जब जहां तक एक्सचेंज होता रहता है 104 mmHg हो जाता है। ये सब नोट में मैं लिखवा दूंगा। 10 लंग्स के बाद जब वो ब्लड में जाता है, आर्टेरियल ब्लड में जाता है, तो वहां पे उसका हो जाता है 95। सेल में जाता है तो और कम हो जाता है, 40 हो जाता है। ये है ऑक्सीजन का, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू सेल। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? सेल में होगा 46, सेल में 46, 45, लंग्स में 40। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली चीज क्या है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कंसिक्वेंटली कम होता जा रहा है, हाई टू लो प्रेशर जा रहा है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से आर्टेरियल ब्लड में
है ना, आर्टियल ब्लड में अगर है तो वहां पर जाहिर सी बात है ज्यादा है, जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी है आर्टियल ब्लड में 95 है ना, लंग्स में 104 है, सेल में जाकर के कम हो जाता फुट। तो अब सवाल अगर ये आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन ऑक्सीजन, देखिए सवाल सुनिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड, इन लंग्स, इन सेल, बस तीन ही ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर लगेगा? अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, क्या ये आर्टरीज में होता है, क्या ये लंग्स में होता है, क्या ये सेल में होता है? क्या आंसर लगेगा? वेरी गुड, सेल में। क्यों? क्योंकि सेल ही ऐसी जगह है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 45 और ऑक्सीजन का प्रेशर है 40, है ना। आर्टियल ब्लड में हो नहीं सकता, वेनस है नहीं। देखिए अभी जो हम कल पढ़ा रहे थे, अभी देखिए यूपीपीएससी में सवाल आया, अभी मैं आज ही मेरे नजर से गुजरा है, बलगम हुलू का मिजाज बताइए, यही क्वेश्चन था, जल्दी से बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही सवाल था, यानी कि चीजें याद है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, रूह के मुनाफे। अब यही देखिए मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्यों कह रहा हूँ, क्या क्या रूह का मुनाफा है। रूह आजा में हरकत पैदा करती है, बिना ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के हरकत पैदा हो सकती है क्या? पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन जाएगा, एटीपी बनेगी, तभी कोई हरकत होगी, किसी तरह का फंक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये एक बात होगी। बदन की असली हरारत गरीजिया कायम रखती है। असली हरारत गरीजिया मतलब 98.4, इनेट हीट 37 डिग्री सी, इसको बनाए रखती है। तो हरारत गरीजिया कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर को। एक वर्ड आता है हरारत गरीबा। हरारत गरीबा किसको कहते हैं? नॉर्मल से कम हो, पहले बता चुके हैं। हाँ, नॉर्मल से कम हो। अब यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो गया। हरारत गरीबा कहा जाता है जब नॉर्मल से ज्यादा हो। हरारत गरीबा लग रहा है गरीब, लेकिन हरारत गरीबा कहते हैं जब नॉर्मल से ज्यादा हो, और जब हरारत घट जाए तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी आता है, उसको कहते हैं इंतकासे हरारत। ये बात याद रखिएगा, इंतकासे हरारत मतलब टेम्परेचर का कम हो जाना, हरारत गरीबा बढ़ जाना, नॉर्मल से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही बात हो गई कि भाई इस टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला कौन सा पार्ट है, कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हीट सेंटर है और हाइपोथैलेमस में कोल्ड सेंटर है। जब अच्छा गर्मी ज्यादा होगी तो कौन सा सेंटर स्टिमुलेट होगा, हीट वाला या कोल्ड वाला? कोल्ड वाला। नहीं, कोल्ड वाला क्यों होगा? हीट वाला ही होगा, हीट वाला ही होगा। कोल्ड वाला होगा तो मामला खराब हो जाएगा। कोल्ड सेंटर कब स्टिमुलेट होता है पता है? जब बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल से गिरने लगता है तो कोल्ड सेंटर स्टिमुलेट होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल से बढ़ने की तरफ जाता है तो हीट सेंटर उसको स्टिमुलेट होता है। सवाल आ सकता है, बहुत आसान, बहुत छोटा सा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है। हीट सेंटर जब गर्मी होगी तभी स्टिमुलेट होगा। किस काम के लिए होगा? हीट को कम करने के लिए। कोल्ड सेंटर तभी स्टिमुलेट होगा जब कोल्ड हो, है ना, कोल्ड हो। अच्छा, आप ये मुझे ऐसे ही ध्यान में आ गया, स्किन पे जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं उसका नाम बताइए, जो कोल्ड को परसीव करते हैं। कोल्ड को परसीव करने वाले रिसेप्टर्स अलग हैं और हीट को परसीव करने वाले रिसेप्टर्स अलग हैं। तो कोल्ड को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स का नाम क्या है जो स्किन पे मौजूद होता है? नहीं याद है, कोई मतलब नहीं। उसको कहते हैं क्रॉस रिसेप्टर, KRAUSE, क्रॉस रिसेप्टर्स कहलाते हैं जो कोल्ड को परसीव करते हैं। प्रेशर को कहलाएंगे तो प्रोप्रियो रिसेप्टर हो जाएगा, बैरो रिसेप्टर्स हो जाएंगे, उसका सबका नाम है अलग अलग। लेकिन KRAUSE क्रॉस रिसेप्टर्स क्या करेगा? कोल्ड को परसीव करेगा। पूरे स्किन में लगा हुआ ठंड लगने लगती है, ठंड लगने लगती है और रिस्पॉन्स शुरू होता है। अब हीट सेंटर, कोल्ड सेंटर, दो सेंटर मौजूद है ब्रेन के अंदर। जब कभी भी हीट सेंटर स्टिमुलेट होगा तो ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए होगा। ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज कर सकता था। हीट सेंटर स्टिमुलेट होगा बॉडी के हीट टेम्परेचर को कम करने के लिए। कोल्ड सेंटर स्टिमुलेट होगा तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए।
अब सवाल आएगा कि शिवरिंग अकर्स व्हेन कोल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट, हीट रिसेप्टर स्टिमुलेट बोथ, तो क्या आंसर होगा? शिवरिंग कब होगी? कोल्ड रिसेप्टर्स। कोल्ड रिसेप्टर्स। क्योंकि शिवरिंग जो है, शिवरिंग जिसको हम कभी कहते हैं, जिसको थरथराहट कहते हैं, इसका मकसद है बॉडी में हीट को बढ़ाना। इसका क्या डेफिनेशन है शिवरिंग का? शिवरिंग का डेफिनेशन है एब्रप्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल बाय द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट इज नोन एज शिवरिंग। यही इसका डेफिनेशन है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एनर्जी यूज होगी, हीट का फॉर्मेशन होगा, बॉडी गर्म हो जाएगी। इसीलिए जब ज्यादा ठंड लगती है तो आदमी कांपने लगता है, और जब हीट सेंटर स्टिमुलेट होगा तो फौरन ही स्वेटिंग हो जाएगी, है ना। हीट सेंटर स्टिमुलेट होगा तो फौरन ही पसीना आने लगेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मैं आपको बताऊं, किसी इंसान को नॉर्मल टेम्परेचर में रख करके जब उसके हाइपोथैलेमस के हीट सेंटर को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर दिया गया, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकली उस पर एक्शन पोटेंशियल दे दिया गया, इलेक्ट्रिकली लैब में स्टिमुलेट कर दिया गया, तो उस नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो आदमी को पूरा पसीना आ गया, पसीने से नहा गया वो। क्या मतलब हुआ इसका? कि व्हेन एवर हीट सेंटर स्टिमुलेट इट रिलीज हीट, बॉडी की हीट को निकालता है। बॉडी की हीट को एक्सेस हीट होता है तो स्टिमुलेट होता है, तो गर्मी में स्टिमुलेट होगा। गर्मी में स्टिमुलेट होने से होगा क्या? गर्मी में स्टिमुलेट होने से ये होगा कि स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग होगी तो दो बात होगी, एक तो अंदर का हीट बाहर आएगा, दूसरा उस स्वेटिंग की वजह से स्किन कोल्ड होगी। दोनों बातें होंगी। अगर सवाल ये आ गया फंक्शन ऑफ स्वेटिंग कौन कौन सा है भाई? हीट को बाहर निकालना, स्किन के टेम्परेचर को कम करना, दोनों होगा। बाहर कैसे निकलेगी? वाटर अपने साथ हीट लेकर के आता है, स्पेसिफिक हीट कम होती है। देखिएगा मैंने उसमें एक जब नोट किया होगा आपने, तो इनसेंसिबल लॉस, इनसेंसिबल लॉस और सेंसिबल लॉस, क्या मैंने वो भेजा था बॉडी फ्लूइड्स के चैप्टर में। इनसेंसिबल लॉस और सेंसिबल लॉस ऑफ वाटर लिखा हुआ है। जाड़े के दिन में भी वाटर लॉस होता रहता है, गर्मी के दिन में भी वाटर लॉस चलता रहता है। और उससे हीट क्या होती है? हीट बाहर आती है। हीट को बाहर करने के तीन कंसेप्ट हैं, या तो इवेपोरेशन होगा, कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, है ना। ये भी पूरा फिजिक्स है। कन्वेक्शन, कंडक्शन और इवेपोरेशन, इसी इवेपोरेशन कंटिन्यूअस इवेपोरेशन होता रहता है। जब पसीना निकलता है तो तेजी से हीट बाहर आ जाती है, और प्लस वो स्किन को कोल्ड कर देता है। स्किन को कोल्ड करेगा तो बाहर का टेम्परेचर इजीली जो है आ सकेगा गर्मी के दिनों में। अच्छा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या वैसोडाइलेटेशन होगा गर्मी में? वैसोडाइलेटेशन इसीलिए होता है कि ब्लड के थ्रू जितना ब्लड पहुंचेगा उतना ज्यादा हीट जो है बाहर की तरफ जाएगी, स्किन से आकर के इवेपोरेट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। और वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को कंजर्व करना है, तो ऑब्वियसली वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, कम से कम हीट बाहर जाने देगा। क्योंकि ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो तेजी से हीट बाहर निकलते रहती है। जाड़े में एक्सेस से जितना बनता नहीं उससे ज्यादा निकलता है तो ठंड लगती है तो समटाइम अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाएगा तो चीजें गड़बड़ाएंगी, काम करना जो है। एक टर्म आता है, उसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। सुना है जी? क्या होता है? बर्फीला इलाका में जो रहता है क्रिस्टल आइस, यानी कि एक तो फ्रॉस्ट बाइट हो गया कि भाई ये ठंड की वजह से होती है ना। सेल्स में है जो आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, बहुत पेनफुल होता है। आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, उसकी वजह से पेन होता है, समटाइम काटना पड़ता है, खास के पेरिफेरल पार्ट, है ना। पेरिफेरल पार्ट में हाँ अल्सर टाइप का हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज हम लोग पढ़ लिए। अब रूह में आधा में हरकत भी उसी से होगा, हरारत गरीजिया भी उसी से कायम रहेगी। रूह एक लतीफ बुखारी जिस्म है, अवस्थी बुखारी जिस्म है। मादे रूह क्या है भाई? अखलात लतीफ़ा और बैरूनी हवा। ये अखलात लतीफ़ा आपका हेमोग्लोबिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बैरूनी हवा जो है आपकी ऑक्सीजन है जो आ रही है। अल्लामा गिलानी के मुताबिक तौलीद रूह की इब्तदा फेफड़ों से होती है। और बेसिकली जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ पे आके ऑक्सीजन कहाँ पे बन रहा है? फेफड़े में है ऑक्सीजन, और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बाद जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से लगा हुआ कैपिलरीज जो आ रही हैं, वहां पे है ब्लड। उस ब्लड के साथ उस ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी? कि अगर लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है,
लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है तो रू जो बनेगा, नहीं मौजूद है तो नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है इब्तिदा जो होगी वो फेफड़ों से ही होगी, ऑक्सीजनेशन जो होगा वो फेफड़ों से ही स्टार्ट होगा और फिर इसीलिए कहा जाता है कि इब्तिदा जो है वो फेफड़ों से होगी है। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? हाँ। और इसको मॉडर्न चीजों के और बारे में कुछ वॉल्यूम्स हमें याद रखने पड़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डिस्पर्स वॉल्यूम, कैपेसिटीज, है ना। तो उसको हमें याद रखना पड़ेगा, मैं नोट्स में लिख के भेज दूंगा और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख करके लिखें। क्या है, जुज़ु बदन होने से कम नसीम को नहीं कहते, ठीक है, ऑक्सीजन ही कहलाएगा वो। जब जुज़ु बदन का क्या मतलब हुआ? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बन गया तो जुज़ु बदन हो गया, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया तो जुज़ु बदन हो गया वो, अब वो कहला सकता है रूह। अब ये क्या है? आवर्दा और वरीदी खून के साथ बुखारात दुखानिया, यही कार्बन डाइऑक्साइड है। बुखारात दुखानिया, वरीदी खून, जाहिर सी बात है हमें मालूम है, फिर वही सवाल कि भाई वरीदी खून में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं तो वरीदी खून वेनस ब्लड का पीएच आर्टियल ब्लड से ज्यादा होगा या कम होगा? जो लोग क्लास में मौजूद थे वो सही बताना चाहिए, है ना। मुझे पता है कंफ्यूजन हुआ होगा, इसलिए मैं फिर से ये सवाल पूछ रहा हूँ। वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्टियल ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन है, आर्टियल ब्लड का पीएच ज्यादा होगा या वेनस ब्लड का पीएच ज्यादा होगा? तो वेनस ब्लड का। मुदस्सिर को याद है, वेरी गुड। क्यों? पीएच किसका ज्यादा होगा? वेनस ब्लड का। आंसर गलत हो रहा है सर। नहीं सर, आंसर गलत हो गया। नहीं सर, यही इसलिए मैंने बारह उस सवाल क्यों पूछा, क्योंकि पीएच का रिलेशन जो है उल्टा है और वही हमें याद नहीं रहता। फैसल बताओ, फैसल बताएगा। सर आर्टियल ब्लड, पीएच वेनस ब्लड का ज्यादा होगा या आर्टियल ब्लड का ज्यादा होगा? पीएच आर्टियल ब्लड का ज्यादा होगा। क्यों होगा आर्टियल ब्लड का ज्यादा? एसिडिक। हाँ, गलत हो गया आंसर, एक्सप्लेनेशन गलत हो गया। आजकल असर्शन और रीजनिंग आ रहा है तुम्हारे कंपटीशन, असर्शन और रीजनिंग करके आ रहा है, जहां क्यों लिखा तो आंसर लगाना मुश्किल हो जाएगा। कोई और बताइए। शादवा, इरफान बताओ। इरफान का तो आंसर गलत हो गया। ये बहुत टिपिकल सवाल है, अब मैं 2 बार तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गजाला साहिबा बता पाएंगी क्या? एसिडिटी का रिलेशन है, यही तो बता रहा है, एसिडिटी का रिलेशन तो है। तो बाइकार्बोनेट आयन सर CO2 में रहते हैं सर। एसिडिटी का रिलेशन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो जाए कि ब्लड का पीएच, नॉर्मल ब्लड का पीएच होता कितना है? 7.4। हाँ, ऑन एवरेज जब आर्टियल वेनस और वेनस ब्लड में हम कोई डिफरेंस करके ऑन एवरेज निकालते हैं तो उसका ब्लड का पीएच होता है 7.4। ये एक बात होगी। और एक बात ये होगी, जब ब्लड का हम रेंज निकालते हैं तो 7.35 से 7.45 होता है, ये नॉर्मल है। अगर 7.35 से नीचे जाएगा तो एसिडिटी होगी या अल्कलिटी होगी, सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है, तभी बता पाएंगे हम लोग। 7.35 से किसी का पीएच अगर 7.2 हो गया तो ब्लड क्या हो गया? एसिडिटी हो गई, है ना। एसिडिटी की तरफ मूव करने लगा, एसिडिटी की तरफ मूव करने लगा, या कम अल्कलाइन हो गया, ये कह सकते हैं कम अल्कलाइन हो गया। और जब 7.45 से आगे निकलने लगा तो ज्यादा अल्कलाइन हो गया। अब एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, अच्छे समझ लीजिए। वेनस ब्लड का पीएच आर्टियल ब्लड के पीएच के मुकाबले कम होता है, यानी कि अगर 7.35 से 7.45 का माने तो हम क्या कहेंगे कि 7.35 ब्लड पीएच जो होगा वो वेनस ब्लड का होगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के बाइकार्बोनेट और H+ आयन बनाते रहता है। जहाँ पे H+ आयन ज्यादा होगा वहां पे एसिडिटी ज्यादा होगी। एसिडिटी का मतलब होता है जहाँ का पीएच कम हो। अगर किसी का पीएच 1 होता है तो हाईली एसिडिक है, 2 है तो उससे कम एसिडिक, 3 है तो उससे कम, उल्टा चलता है स्केल, 4 है तो उससे कम, 5 है तो उससे कम, 6 है तो उससे कम, 7 है तो न्यूट्रल। वाटर का पीएच न्यूट्रल है। अब जब अल्कलिनिटी बढ़ती है तो 8 है तो ज्यादा हो गया, 9 है तो उससे ज्यादा हो गया। यानी हाईएस्ट बेसिक नेचर किसी का होगा तो 14 होगा, हाईएस्ट बेसिक नेचर 14 होगा, और हाईएस्ट एसिडिक होगा 1। जैसे हम कहते हैं ना कि जो
HCl निकलता है पेट से, उसका जब निकलता है तो उसका 1 से कम रहता है, फिर सब चीजें मिलकर के वो 2.5 के आसपास वो बनाता है, मीडियम बनाता है, तो एसिडिक मीडियम। सेम इसी तरह से क्योंकि वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, H+ आयन रिलीज होंगे, वहां पे एसिडिटी होगी, तो इसका मतलब वहां का pH कम होगा, और आर्टेरियल ब्लड का pH ज्यादा होगा, है ना, आर्टेरियल ब्लड का pH ज्यादा होगा। pH ज्यादा होने का मतलब है वहां पे बेसिसिटी कम होगी, बेसिसिटी नहीं, एसिडिटी कम होगी, बेसिसिटी तो ज्यादा होगी। तो ये हमें याद रखना है कि वेनस ब्लड में एसिडिटी ज्यादा होती है, एसिडिटी के टुवर्ड्स होता है, लेकिन pH का स्केल उल्टा है, इसलिए उसका pH कम होगा। याद रहेगी ये बात। फिर मैं किसी दिन पूछूंगा, सबको पता होना चाहिए कि वेनस ब्लड का pH कम होता है, उसमें एसिडिटी ज्यादा होती है, आर्टेरियल ब्लड का pH ज्यादा होता है, उसमें एसिडिटी कम होती है ना। एसिडिटी का मतलब एसिडिटी की तरफ मूवमेंट, कम अल्कलाइन ज्यादा अल्कलाइन कर सकते हैं। आर्टेरियल ब्लड ज्यादा अल्कलाइन होगा या कम अल्कलाइन होगा वेनस ब्लड से, जल्दी बताइए। ज्यादा होगा। ज्यादा अल्कलाइन होगा, आप क्लियर है, ज्यादा अल्कलाइन होगा, मोर अल्कलाइन देन वेनस ब्लड, या सिंपली कह सकते हैं आर्टेरियल ब्लड आर मोर अल्कलाइन देन वेनस ब्लड बिकॉज लेस कार्बन डाइऑक्साइड या नो कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा एसिडिटी बढ़ने के चांस H+ आयन बनाता रहता है। पूरा एक सर्किल है बायोकार्बोनेट का और इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का, है ना, पूरा एक सर्किल है। उसको हम लोग किसी दिन जब ब्लड पढ़ रहे होंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस करते हैं। अब आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि कल रात तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा। 4-5 ही पेज तो है, हाँ 4-5 ही पेज है। आजा से अरवाद तक के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। कल फिर इंशाल्लाह हम लोग कुआ खत्म कर देंगे। कुआ खत्म कर देंगे तो उमर तबिया का पोर्शन खत्म हो जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन और विथ मेमोरी। पढ़ लिया तो अब ध्यान में होना चाहिए। बताइए, वो कुआ अफाल एक ही में कवर हो जाएगा। जो कुआ, जितने कुआ के टाइप होते हैं अफाल के टाइप है, जितना कुआ नफसानिया उतनी अफाल नफसानिया है, जितना कुव्वत तबैया उतनी अफाल तबैया, अफाल में कुछ है नहीं। वो भी डिस्कस हो जाएगा कल, अगर बचा रहेगा तो उसको आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है। फिर किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो व्हाट्सएप पे वो पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकता है ना। मान लें आप ग्रुप में नहीं बोलना चाहते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए, जब भी देखूंगा जवाब दे दूंगा। कल जैसे यूसुफ साहब ने तो 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे थे, जो उनको कंफ्यूजन था उन्होंने पूछ लिया। हाँ, और हमेशा एकेडमी देखते रहिएगा आप लोग, जो ग्रुप बनाया है उसको देखते रहिएगा जरा। उसमें खुद से मैसेज आ जाता है कि वहां पे अगर कुछ भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि कुछ आया है, उसको देख लीजिएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि उसमें तारीख अतीब के नोट्स हैं, तो आपको तारीख अतीब का नोट तैयार करना है, ठीक है ना। तारीख अतीब के नोट्स डले हुए उसमें, आपके ग्रुप में तारीख अतीब का नोट डला हुआ है, उसको आपको नोट करना है कॉपी। आवाज नहीं आ रही, आप बताएं। नोटिफिकेशन आया है लेकिन शो नहीं हुआ था, वैसे तो तारीख अतीब के नोट्स हैं। सबसे पहले सबसे पहले खान सक्सेस एकेडमी जो है वो उससे पहले सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपने बैच में जाइए। बैच में जाने के बाद वहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें मौजूद है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले प्ले स्टोर से आप खान सक्सेस एकेडमी को डाउनलोड करें। सर डाउनलोड है मेरे पास। वेरी गुड। हाँ तो अंदर जाकर देखते रह कीजिए, अंदर जाकर के अपने वाले बैच नहीं खोलता है तो मोबाइल चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक कम कैपेसिटी का मोबाइल होगा या कोई वो पासवर्ड मांग रहा होगा तो हमको बता दीजिएगा, है ना। मे बी पॉसिबल कम इसका कैपेसिटी का हो, इसलिए नहीं खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलने की कोई वजह नहीं है। खास करके आज जब मैंने ग्रुप बना दिया है, ठीक है ना। इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो मैं अगर सॉल्यूशन होगा तो फिर सॉल्व कर दूंगा मामला। ओके, जो ग्रुप बना है उसमें कैसे ऐड दिखा रहा है कि ऐड हुआ है लेकिन शो नहीं कर रहा है। क्या नहीं शो कर रहा है? पुराने वाले ग्रुप में ही शो कर रहा है। पुराने वाले ग्रुप में शो करेगा, उसमें जब तुम अंदर जाओगे ना न्यू बैच पे, तो एक इवनिंग का जो बैच हुआ है उसको खोलो। लेकिन उसमें इवनिंग बैच नहीं दिखा रहा, दिखाएगा। अभी मैं अपनी इसका वाइफ का लेके देख रहा था, दिखा रहा था उसे।
कल तक वेट करो, आ जाए। कोई प्रॉब्लम अगर पासवर्ड मांग रहा होगा तो मुझे बताना, है ना। हो सकता है क्लियर पासवर्ड मांग रहा हो तो बताइए। हम लोग दोनों से हेल्प में रहेंगे तो आसानी वो होगी। तो ऐड करने को मांगता है ना, बैच ऐड करने को मांगता है, तो नहीं मांग रहा। हाँ तो ठीक है, दोनों तरफ से चलेगा, बता देना, मैसेज कर देना। ठीक है, फिर है ना, क्लास क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। कौन ग्रुप है ये समझ नहीं आ रहा।